हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ये कहानी है 2017 की। इकरा जॉइंट फैमिली में रहती थी। इकरा का भाई, इकरा के मॉम डैड, इकरा के बड़े पापा, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे सब एक साथ जॉइंट फैमिली में भारत में रहते थे और 2017 में ये इजिप्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये बहुत रिच फैमिली से आती थी। इनके पापा अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इजिप्ट में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये लोग इंडिया में थे तो इकरा 11th में थी, लेकिन अब ये इजिप्ट जाके शिफ्ट हो जाते हैं तो इन्हें शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अब वो वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं तो एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इजिप्ट में ही गीज़ा नाम की एक सिटी है जहाँ पे इन्होंने अपना घर लिया हुआ होता है। जो ये सिटी थी गीज़ा, वो अपने पिरामिड्स के लिए फेमस थी और वन ऑफ द फेमस स्पॉट थी विजिटर्स के लिए। अगर इनके घर की बात करें तो इनका जो घर था वो रेगिस्तान के बीच में था, यानी अगर बात करें आसपास के व्यू की तो खाली रेत ही रेत नज़र आती थी। अगर शॉप की बात करें तो वो काफ़ी दूर दूर थी, लेकिन इनके पापा की जान पहचान थी लोगों से, जिसकी वजह से ये इनका एडमिशन एक स्कूल में करवा देते हैं, जिसकी वजह से इकरा और उसकी कज़न जेबा अब स्कूल जाना स्टार्ट कर देती हैं। अब दोनों साथ साथ स्कूल जाने लगती हैं और साथ ही स्कूल से वापस आती हैं। अगर बात करें इनकी नेचर की तो जो जेबा है वो बहुत सीधी सादी और शांत लड़की है, यानी उससे जितना कहा जाता है वो सिर्फ उतना ही करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इकरा है वो काफ़ी तेज लड़की है और शैतान टाइप की बच्ची है। यानी इकरा के दिमाग में हमेशा यही बात सोचती थी कि वो कैसे कुछ ऐसा काम कर दे जिसकी वजह से सब चौंक जाएं। यानी वो हमेशा इधर उधर यही सोचती रहती थी कि कैसे वो कुछ शैतानी कर पाए। इकरा के लिए सारे रूल और रेगुलेशन थे जिसे वो बस तोड़ना चाहती थी, और वहीं जेबा सारे रूल और रेगुलेशन को काफ़ी अच्छे से मानती थी। दोनों की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अलग थी, लेकिन फिर भी दोनों साथ में रहती थी और काफ़ी खुश रहती थी। ऐसे ही अब उन्हें वहाँ रहते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों बाद जेबा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाती है। अब इकरा को अकेले ही स्कूल जाना पड़ जाता है। अब ऐसे ही जब जेबा की तबीयत ख़राब होती है तो इकरा को अकेले स्कूल जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जब वो अकेले स्कूल से वापस आ रही होती है तो उसके दिमाग में शैतानी सोचती है। वो सोचती है क्यों ना हम इजिप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, तो वो अब नए रास्ते से अपने घर जाने का सोचती है। वहीं पर अगर उसके साथ जेबा होती तो वो हमेशा उसे रोक लेती थी, जिसकी वजह से अब उसके साथ जेबा तो थी नहीं, तो अब वो अपने मन का कर सकती थी और वो एक नए रास्ते से अपने घर की ओर निकल पड़ती हैं। अब इकरा दूसरे रास्ते से चलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जब वो उस रास्ते से जा रही थी तो उसने देखा वहाँ पर कोई है ही नहीं, यानी वो रास्ता काफ़ी सुनसान था और देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ से कोई आता जाता ही नहीं है। जब वो आगे धीरे धीरे बढ़ती है तो उसे रेगिस्तान में एक फैमिली बैठी हुई नज़र आती है। वैसे तो रेगिस्तान में कोई भी फैमिली बैठ सकती है जो कि नॉर्मल है, इसलिए उसे कुछ अजीब नहीं लगता है और वो सोचती है कि वो ऐसे ही चुपचाप वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन जब वो उन फैमिली को देखते हुए जा रही थी तो उसे एक बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी, क्योंकि वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा दूर बैठी हुई थी, लेकिन इकरा को उनके सारे चेहरे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे थे। यानी उसकी आँखें, उसके आईब्रोज, उनकी शक्लें, सब कुछ इतनी ज़्यादा क्लियर थी जैसे कि वो बस पास से उन लोगों को देख रही हूँ। और वो फैमिली कोई तो गाना सुन रहे थे, लेकिन इकरा को उस गाने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी और वो उस गाने को भी बहुत अच्छे से सुन सकती थी, जैसे कि उनकी शक्लों को देख सकती थी। अब इकरा उन्हें नोटिस नहीं करती है और वो सोचती है कि वो सीधे घर की तरफ जाएगी और वो अपने घर की तरफ जाने लग जाती है। एक बात और इकरा ने जो नोटिस की थी वो ये थी कि उन लोग के कपड़े काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे थे, यानी कि जैसे इस टाइप के मॉडर्न ज़माने में लोग ड्रेस पहनते हैं, उनके कॉस्ट्यूम तो कुछ उससे काफ़ी ज़्यादा अलग थे। जैसे कि रॉयल फैमिली पहनती है कुछ इस टाइप के कपड़े। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वैसे ही उसके सामने एक लड़की आगे खड़ी हो जाती है और उस लड़की ने भी ऐसे ही ड्रेस पहनी थी जैसे कि उन फैमिली के लोगों ने पहन रखी थी।
अब वो लड़की इकरा से उसका नाम पूछती है, लेकिन इकरा बस उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम इतनी ज़्यादा अजीब थी और रॉयल टाइप की थी, जिसने उसे कभी पहले किसी को पहने हुए नहीं देखा था। और उस लड़की की आंखें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखें नसीली थीं और नीले कलर की थी, जिसे देखने पे ऐसा लग रहा था कि जैसे इकरा उसमें खोती जा रही हो। अब इकरा अपना सर नीचे करके उसे अपना नाम बताती है, मैं इकरा। लेकिन कुछ तो उसे अजीब लग रहा था, बस उसे डर सा लग रहा था और उसका मन कर रहा था कि बस वो यहाँ से चली जाए और जल्दी घर पहुँच जाए। ऐसा तो नहीं है कि इकरा बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी या उसे लोगों से बात करना नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और डर का माहौल बन गया था। अब वो लड़की इकरा से कहती है कि मेरा नाम फ़ातिमा है। अब फ़ातिमा इकरा से पूछती है कि तुम अकेले इस रेगिस्तान में क्या कर रही हो? तो इकरा बोलती है कि मैं स्कूल से घर जा रही थी। जहाँ इकरा अभी तक फ़ातिमा से डर रही थी, अब वहीं पर धीरे धीरे कन्वर्सेशन आगे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से इकरा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और अब उससे खुलकर बातें करने लग जाती है। और धीरे धीरे उनकी बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि पता ही नहीं लगता है कि टाइम कहाँ से कहाँ बीत गया। और सूरज भी अब ढलने लग जाता है, जिसकी वजह से इकरा को याद आता है कि उसे घर भी जाना था। अब वो बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है और मुझे घर जाना है। तभी फ़ातिमा बोलती है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा घर किधर है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। इस पर इकरा बोलती है कि नहीं नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले घर चली जाऊँगी। इस पे फ़ातिमा बोलती है कि अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और दोनों साथ में घर की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। और उधर इकरा की मम्मी और बड़ी अम्मी उसका इंतज़ार कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि अंधेरा होने लगा था और इकरा अभी तक घर वापस नहीं आई थी। जैसे ही उसकी मम्मी इकरा को देखती हैं, वैसे उसका हाथ घसीटते हुए उसे जल्दी से घर के अंदर लेकर जाती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम पागल हो, इतनी लेट तक तुम कहाँ रह गई थी? अच्छा हुआ तुम्हारे अब्बू अभी तक नहीं आए हैं, अगर वो आ गए होते तो आज तुम पे बहुत गुस्सा करते। और जल्दी से जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। तभी इकरा बोलती है कि अरे मम्मी, वो तो बाहर ही रह गई जो मुझे साथ लेकर आई थी। तब तक उसकी मम्मी बोलती है कि कौन बाहर रह गया? तब तक वो बोलती है कि अरे वही जो मुझे रास्ते में मिली थी, एक लेडी जिससे मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें की थी और वही वो मुझे छोड़ने भी आई थी और आपने उसे तो देखा भी नहीं और मुझे सीधा अंदर लेकर चली आई। जिस पर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं था और ना तुम किसी से बातें कर रही थी, जब तुम आई थी तुम अकेले ही थी, जाओ जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। तब तक इकरा को ऐसा लगता है कि वो बाहर जाके देखे कि क्या फ़ातिमा है। तभी वो जब गेट खोलकर देखती है तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इकरा को लगता है कि फ़ातिमा चली गई होगी क्योंकि उसने गेट बंद कर लिया था, तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। अब इकरा अपनी मम्मी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मम्मी, आपने क्या कर दिया? वो मुझे इतनी दूर से छोड़ने आई थी और आपने उसे अंदर भी नहीं लिया, उन्हें नाराज़ कर दिया। तभी उनकी बड़ी मम्मी बोलती हैं कि इकरा, तुम क्या बात किए जा रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं आया था, तुम जब आई थी तो तुम अकेली ही थी, तुम जाओ और अपने कपड़े से जल्दी से चेंज कर लो। इन तीनों की बहस सुनकर वहाँ पे जेबा भी आ जाती है और जेबा जैसे ही इकरा को देखती है वो बोलती है, अरे इकरा, तुम इतनी सफ़ेद कैसे हो गई? अभी जो उसकी मम्मी और बड़ी मम्मी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया होता है। जब जेबा बोलती है तो उनकी भी नज़र इकरा के फेस पे जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो चुका था। वैसे तो इकरा काफ़ी ज़्यादा गोरी थी, लेकिन अब उसके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग और चमक आ गई थी, जो कि दूर से ही देखने से बताई जा सकती थी। इतने में ही उसके अब्बू और बड़े अब्बू भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इकरा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है। अब जेबा और इकरा दोनों कमरे में थे अकेले और इकरा सारी चीज़ें जेबा को बताती है कि कैसे वो एक अननोन लेडी से मिली, उसकी बातें, उसके कपड़े, कैसे सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अलग थीं। जिस पे जेबा बोलती है कि अगर ऐसा है तो मुझे भी उस लेडी से मिलना है। जिस पर इकरा बोलती है कि हाँ ठीक है, कल तू मेरे साथ चलना और हम दोनों फिर से उसी रास्ते से आएंगे और मैं तुम्हें उस लेडी से मिलवा देती हूँ। अब दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए और आराम से सो जाते हैं। अब सुबह जल्दी उठते
उठते हैं और स्कूल जाते हैं। फिर छुट्टी के वक्त जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो उसी रास्ते से लौटते हैं, लेकिन अब उस रास्ते पर उन्हें कोई भी लेडी नहीं नज़र आती है, यानी जो लेडी उस रास्ते पर पहले मिली थी अब वो वहाँ पर नहीं है। अगले दिन फिर उसी रास्ते से जाते हैं, उन्हें फिर नहीं मिलती। फिर अगले दिन फिर जाते हैं, फिर नहीं मिलती। ऐसे करते करते 1.5 महीना गुजर जाते हैं। अब इन्होंने होप भी छोड़ दी होती है कि वो लड़की इन्हें वापस मिलेगी। अब उन्हें लग जाता है कि होगा वो कभी ऐसे ही घूमने आई होगी, रोज़ घूमने नहीं आती होगी, जिसकी वजह से इन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन जो भी हो, इन 1 महीनों 1.5 महीनों में उन्हें ये वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि इस रास्ते में रेगिस्तान आती है, ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे देखने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लग गया था, जिसकी वजह से अब ये इसी रास्ते से वापस आने लगे थे और डिसाइड कर लिए थे कि अब हम उस पुराने रास्ते से नहीं आएंगे, हम इसी रास्ते से आएंगे जब भी आएंगे। ये उसी रास्ते से एक दिन वापस आ रहे थे कि अचानक इनकी नज़र पड़ती है एक चीज़ पर, जो कि दूर से काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी। कोई तो चीज़ थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चमक रही थी कि दोनों का अटेंशन उसी पे जाके टिक गया था, और वो चीज़ रेगिस्तान में पड़ी थी। अब दोनों लोग रेगिस्तान की ओर बढ़ जाते हैं। जब वो पास जाके देखते हैं तो वहाँ पे एक सिक्का पड़ा था जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। ये कोई आम सिक्का नहीं था, ये देखने में एशियन टाइप का सिक्का लग रहा था। उसमें किसी राजा महाराजा की फ़ोटो बनी हुई होती है। उसे देखते ही इकरा उसे उठा लेती है। इस पे इकरा बोलती है कि ये सिक्का तो काफ़ी ज़्यादा कीमती लग रहा है। पर जेबा बोलती है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते हैं, जिसकी वजह से किसी का गिर गया होगा। तो इस पे इकरा बोलती है कि अब तो ये सिक्का मैं ही रखूँगी। ऐसे में इकरा उस सिक्के को लेके आगे बढ़ जाती है। जब वो आगे जाते रहते हैं तो अचानक से एक हवा का तेज झोंका आता है, जो कि इकरा के कानों से छूता हुआ निकलता है, और ऐसा लगता है कि वो झोंका उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन इकरा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ती जाती है। और उसी रात इकरा को एक सपना आता है, और सपने में वो खुद को उसी ड्रेस में देखती है जिसमें उसने उस लेडी को देखा था। और सुबह होते ही वो ये सपना जेबा को बताती है, जिस पे जेबा हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि जब तू दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचती रहेगी तो तुझे तो ऐसे सपने आएंगे ही। इस पे इकरा बोलती है कि हाँ, तू ठीक ही कह रही होगी, क्योंकि इकरा ने उस लड़की के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा हुआ होता है, उसे ढूंढने की भी कोशिश की होती है और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी की होती है, जिसकी वजह से तो ये नॉर्मल था कि उसे सपना आ सकता है। अगले दिन जब दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तभी जेबा उससे कहती है कि इकरा, तू क्या लगा रही है, तू दिन पर दिन सफ़ेद होती जा रही है, तू मेकअप वोकअप कर रही है क्या। जिस पर उसकी अम्मी की नज़र इकरा पर पड़ती है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि सच में ऐसा हो रहा था। दिन प्रतिदिन उसके मुंह का रंग बदलता जा रहा था और वो सफ़ेद होती जा रही थी। इस पर उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा, तुम थोड़ा ध्यान रखना और किसी अनजान लोगों से न मिलना, न उनका दिया हुआ कुछ खाना। इस पर दोनों लोग अपनी मम्मी को हाँ बोलकर वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाती हैं, और स्कूल ख़त्म होने के बाद फिर से दोनों उसी रास्ते से वापस लौटने लगती हैं। और इस बार फाइनली उन्हें वो लड़की मिल जाती है, यानी उनकी मुलाकात फ़ातिमा से हो जाती है। फ़ातिमा को देखते ही इकरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो फ़ातिमा से जाकर बोलती है कि आप कहाँ चली गई थी, मैं आपका काफ़ी ज़्यादा दिनों से इंतज़ार कर रही थी, मैं यहाँ से रोज़ गुजरती थी ये सोचकर कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। इस पर फ़ातिमा बोलती है कि मैं भी तो तुमसे मिलना चाहती थी। इस पर इकरा बोलती है कि ये मेरी बहन है जिसका नाम जेबा है। जेबा के पास फ़ातिमा जाती है और फ़ातिमा बोलती है कि अरे वाह, तुम्हारी बहन तो बहुत खूबसूरत है, तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो। फिर तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद इकरा बोलती है कि अब हमें जाना होगा, और दोनों आगे बढ़ जाती हैं। इस पर फ़ातिमा बोलती है कि तुम चलो मेरे घर। पहले तो दोनों मना करती हैं कि हम आपके घर नहीं जा सकते, हमें अपने घर जाना है, लेकिन पता नहीं कैसे उनके 2-3 बारी ही इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है और फ़ातिमा के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनसे कोई चीज़ कुछ ज़बरदस्ती करवा रही हो, जैसे कि वो जो चाहती हो बस ये वो करे जा रही हो। जब ये दोनों फ़ातिमा के साथ उसके घर के पास पहुंचती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सिर्फ फ़ातिमा के कपड़े ही नहीं, राजशाही ऐसे पोशाक जैसे थे, बल्कि उसका घर भी राजघराने जैसा दिख रहा था।
अब फातिमा उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाती है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। इतने में ही फातिमा का भाई साहिल वहाँ पे आ जाता है। जैसे ही जेबा साहिल को देखती है वैसे ही वो अपना भुटका नीचे कर लेती है, लेकिन जो दूसरी तरफ इकरा होती है वो अपना भुटका नीचे नहीं करती है और आंखें फाड़ फाड़ के साहिल को देखती रह जाती है, जैसे कि वो साहिल में खो सी गई हो और उसकी खूबसूरती को निहार रही हूँ। इतने में जेबा इकरा के पास जाती है और उसका भुटका नीचे कर देती है। अब फातिमा दोनों को और अंदर लेकर जाती है और सारी चीज़ें दिखाने लग जाती है और अपना पूरे घर का टूर कराती है, लेकिन मानो तो इकरा वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। वो बस साहिल के ख्यालों में खोई हुई सी थी और इकरा जहाँ भी जाती है बस साहिल को ही देखे जा रही थी और उसे घूर घूर कर देख रही थी। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है। अब इन दोनों को अपने घर जाने की चिंता होने लगती है। जब दोनों अपने घर वापस जाने के लिए बोलती हैं तो इस पर साहिल बोलता है कि वो उन दोनों को घर छोड़ देगा, लेकिन इसमें जेबा मना कर देती है और इकरा को घसीटते हुए वहाँ से बाहर ले आती है, क्योंकि जेबा को वहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था। जब दोनों वापस घर आने लगते हैं तो जेबा कुछ ना कुछ इकरा को बोले जा रही थी और वहीं दूसरी तरफ इकरा तो मानो कुछ सुन ही ना रही हो और किसी चीज़ में खोई सी हो। ऐसा लग रहा था मानो कि उसका शरीर यहीं पे हो लेकिन उसका दिमाग कहीं और रह गया हो। इस पर जेबा को पता चल जाता है और वो बोलती है कि ज़्यादा तुम साहिल के बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर हमारी मम्मियों को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं। अब दोनों फिर से अपने घर की तरफ चलने लगती हैं और इकरा बिल्कुल कुछ बोल नहीं रही होती है, मानो कि उसके मुंह में जबान ही ना हो। ऐसे में जब दोनों घर पहुंच जाती हैं तो उनकी अम्मियाँ पूछने लगती हैं कि तुम्हें कैसे इतनी देर हो गई। तो जेबा बहाना बनाकर बोलती है कि बस यूं ही हम घूमते हुए आ रहे थे जिसकी वजह से देर हो गई। और दोनों अपने कमरे में जाते हैं और खाना खाते हैं और सोने लेट जाते हैं। दोनों सोने लग जाते हैं, लेकिन अचानक 3 बजे इकरा की आंखें खुल जाती हैं और उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है। अब इकरा पानी पीने के लिए उठती है और जहाँ पे पानी रखा था वहीं पे विंडो भी थी और विंडो से चांद की रोशनी पूरे कमरे में आ रही थी। इकरा पानी पीते पीते विंडो के पास पहुँच जाती है और विंडो से बाहर देखने लग जाती है, जैसे कि उसके घर के पास सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। जब वो अपनी खिड़की से पूरे रेगिस्तान को देख रही थी तभी उसकी नज़र रेगिस्तान के बीचों बीच एक मसाल को जलते हुए पड़ती है और जब वो उस मसाल की तरफ देखती है तो वो देखती है कि रेगिस्तान के बीच एक शाही परिवार बैठा हुआ है और उस दिन की तरह उसे उन परिवारों के चेहरे साफ साफ नज़र आ रहे थे और कुछ तो गाना बजाना चल रहा था जिसकी आवाज़ भी उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कि उस दिन हुआ था। जो कि दूर बैठे हुए थे फिर भी उसे गाने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी और यही बताने के लिए जैसे वो पीछे मुड़ती है वैसे ही उसे सामने नज़र आता है साहिल। जब इकरा की नज़र साहिल पे पड़ती है तो मानो वो साहिल में खो सी गई हो और बस साहिल को ही देखे जा रही हो और उधर साहिल भी इकरा में खो सा गया था और बस इकरा को देखे जा रहा था और दोनों के ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी। जहाँ इकरा देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है वहीं साहिल भी कुछ कम नहीं है। ऐसा उसे देखने पर लगता है मानो कोई शहजादा खड़ा हो और इन दोनों के ऊपर जब चांद की रोशनी पड़ रही थी तो इनकी खूबसूरती तो और ही ढा रही थी। करीबन 20 मिनट तक ये दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी अचानक जेबा की आँख खुलती है और आँख खुलते ही वो इकरा को आवाज़ लगाती है और अचानक से उसके सामने जो साहिल खड़ा था वो गायब हो जाता है और वो पीछे मुड़कर उस फैमिली को देखती है जो कि खिड़की से नज़र आ रही थी, अब वो भी गायब हो चुकी थी। और इतने में जेबा पूछती है कि अरे इकरा तू वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है। इतने पे इकरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में इकरा जेबा को सारी चीज़ें बताती है, वो फैमिली, वो साहिल। इतने पे जेबा उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे डांटते हुए बोलती है कि तू क्या पागल हो गई है, क्या हमेशा उल्टा सीधा सोचती रह जाती है, बस ये तेरा वहम है, चुपचाप आके सो जा। लेकिन इकरा को ऐसा लग रहा था कि ये कोई वहम नहीं है जो इसके साथ हुआ है, ये सच में हुआ था। और यही सब सोचकर इकरा पूरी रात सो नहीं पाती है। उसके माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही थी जो उसने देखी थी। इतने में सुबह हो जाती है और दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और पढ़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन इकरा का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। वो बस यही सब सोचे जा रही थी कि जो कल रात हुआ वो सब क्या था।
अब स्कूल ख़त्म हो जाता है और दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। फिर से दोनों उसी रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं जिससे वो 1-1.5 महीने से आ रहे होते हैं। लेकिन इकरा को कुछ तो अजीब लगता है, लेकिन फिर वो राज़ी हो जाती है और दोनों उसी रास्ते से वापस जाने लगते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में फिर उसे वही फ़ातिमा मिलती है। फ़ातिमा मिलते ही मुस्कुराती है। अब वो इकरा को देखती है और इकरा के हाथों में वो कुछ तो पकड़ा देती है। इकरा के हाथ में जैसे ही कुछ चीज़ पड़ती है वो उसे खोलकर देखने लग जाती है। वो एक चिट्ठी होती है, और ऐसी वैसी चिट्ठी नहीं, एक लव लेटर जिसे साहिल ने लिखा हुआ होता है। उस चिट्ठी में साहिल उससे शादी करने के लिए बोल रहा होता है। उसे पढ़ते ही इकरा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और इतने में फ़ातिमा बोलती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा जवाब क्या है, सिर्फ तुम जवाब बता दो, मेरा भाई जवाब जानना चाहता है। इकरा इतनी ज़्यादा घबराई हुई होती है सारी चीज़ें सोच के कि कितना जल्दी ये सारी चीज़ें हो गई कि उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती है। इतने में जेबा संभालते हुए बात को बोलती है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आप हमारे घर आ जाना रिश्ता लेके और जवाब मिल जाएगा। ऐसे में अगले ही दिन किसी लड़की के साथ कुछ शादी की बात हो जाए और अभी मिले एक ही दिन हुआ हो, तो ऐसे में लड़की को तो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी लग जाएगा और इकरा काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है। ऐसे में जेबा और इकरा जब आगे जा रहे होते हैं तो जेबा बोल रही होती है, यार मुझे ये परिवार कुछ सही नहीं लग रहा है, ऐसा कौन करता है, अभी कल ही मिला और अचानक उसे शादी करनी है। ये सब बातें करते हुए दोनों आगे बढ़ जाते हैं और घर की तरफ पहुँचते हैं और बोलती है कि मुझे तो ये लड़की भी नहीं सही लग रही है, अब हम इससे कभी नहीं मिलेंगे और इस रास्ते से भी नहीं आएंगे। यही सब बातें करते हुए फिर घर पे पहुंच जाते हैं और अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताते हैं और सीधा कमरे में चले जाते हैं और इन्हें लगता है कि अब छोड़ो, अब मामला ख़त्म हुआ। लेकिन असल में मामला ख़त्म नहीं हुआ, मामला तो यहाँ से शुरू हुआ है। जब शाम होती है तो अचानक से उनकी डोर बेल बजती है और डोर बेल बजती है, जब डोर खुलता है तो सामने होती है फ़ातिमा अपने भाई साहिल और अपने मम्मी पापा के साथ। ऐसे में इकरा की मम्मी पूछती हैं कि आप लोग कौन। तब तक इतने में फ़ातिमा बोलती हैं कि हम इकरा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनते ही इकरा की मम्मी शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि अचानक से कोई दरवाजे पर आ जाए और वो भी रिश्ता लेकर, तो ये तो शॉकिंग होगा। भले ही इकरा की मम्मी शॉकिंग थी, लेकिन वो उन्हें बाहर से इन्हें भगा देती हैं, उन्हें अंदर लेकर आती हैं और बैठाती हैं। और इतने में इकरा के पापा और उनके बड़े पापा घर पे नहीं होते हैं, तो जो फ़ातिमा होती है वो सारी चीज़ बताती है और उसकी अम्मी बताती हैं कि कैसे वो ख़ानदानी रॉयल हैं, उनका बिजनेस कहाँ कहाँ है, कितने अमीर हैं। इतने में इकरा की मम्मी खुश हो जाती हैं, क्योंकि कितने अमीर और रॉयल लोग बार बार थोड़ी ना मिलते हैं, अचानक से टकराते भी नहीं हैं। और अब तो वो रिश्ता लेकर आए हुए होते हैं और इतना अच्छा रिश्ता उन्हें अपनी लड़की के लिए फिर कभी नहीं मिलेगा। अमीर तो वो लोग थे ही, लेकिन अमीर नहीं, उससे कुछ ज़्यादा ही ऊपर लेवल के उन लोग अमीर थे। उनकी रॉयलिटी, उनकी चीज़ें, उनके कपड़े सब देख कर ही पता चल रहा था कि वो कितने ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन ऐसे में इकरा की मम्मी बोलती हैं कि अभी तो इनके पापा घर पे नहीं हैं, जब वो आएंगे तभी हम फाइनल डिसीज़न बता सकते हैं। तो इतने में फ़ातिमा बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में हमें सोचकर बता देना, और उन लोग वापस अपने घर चले जाते हैं। इतने में पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है। अब शादियों की बात होने लगती है और इकरा भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही हुई होती है, क्योंकि उसे तो साहिल पहले से ही पसंद था, यानी कि पहली नज़र में ही पसंद आ गया था और वो उसकी खूबसूरती में खो सी गई थी। और मानो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई सपना पूरा हो रहा हो, क्योंकि अचानक से इतनी सारी चीज़ें हो गई थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे उसका सपना पूरा हो गया अचानक से, और इतने सही तरीके से सारी चीज़ें हो गई। कहाँ वो एक दिन एक लड़के से मिली, रात भर उसके बारे में सोची और अगले दिन वो रिश्ता लेकर घर तक आ गया। इतने में इकरा बोलती है कि हाँ, मुझे भी साहिल पसंद है। तो उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, फिर तुम अपने पापा को आने दो, मैं उससे बात करके बताती हूँ। क्योंकि जो इसके पापा होते हैं, इकरा के पापा और जो जेबा के पापा होते हैं, वो दोनों बिजनेस ट्रिप की वजह से कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए होते हैं। इतने में 2-3 दिन बाद जब इकरा के पापा और जेबा के पापा बिजनेस से वापस आते हैं, तो इकरा की मम्मी सारी चीज़ें उन्हें बताने लग जाती हैं कि कैसे रिश्ता है। लेकिन जो इकरा के पापा होते हैं, उन्हें कुछ तो सही नहीं लग रहा होता है कि कैसे अचानक एक दिन एक लड़का मिला, अगले दिन शादी का प्रस्ताव लेकर सामने आ गया। उन्हें कुछ तो अजीब लग रहा होता है।
अब उनके पापा इकरा के कमरे में जाते हैं और इकरा से सारी चीज़ें पूछते हैं कि सही सही बताओ कि क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी। तो इकरा बताती है कि कैसे वो एक दिन अकेले आ रही थी, फ़ातिमा से मिली, फिर अगली बार जेबा के साथ फ़ातिमा से मिली, उसके घर गई, और कैसे वो साहिल से मिली, फिर अगले दिन साहिल रिश्ता लेकर घर तक आ गया। अब उनके पापा को कुछ तो अजीब लग रहा था, और जब उन्हें अजीब लग रहा था तो इस वजह से उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। और इतने में इकरा को तो मानो जैसे दिल ही टूट गया हो, और उसकी मम्मी तो मानो लड़ने से लग जाती हैं कि अरे क्या खराबी है, लड़का इतना सुंदर, इतना अमीर, इतना रॉयल परिवार, इतने अच्छे लोग हमें कहाँ मिलेंगे, आपने रिश्ते के लिए क्यों मना कर दिया। इतने में उसके पापा बोलते हैं कि मैंने मना किया ना, जब मैंने मना किया तो समझ जाओ मैंने कुछ सोच कर ही मना किया होगा, बस मना कर दिया तो कर दिया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं इकरा को तो मानो दिल सा टूट गया था, और वो बस रोए जा रही थी, रोते रोते वो बस रोए जा रही थी। रोते रोते उसकी नज़र अचानक एक चीज़ पर पड़ती है। इतने में जब वो खिड़की के पास जाके बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर साहिल खड़ा हुआ नज़र आता है, वही बीचों बीच वही जगह जहाँ पर पहले उसे रॉयल फैमिली दिखाई दी थी, वहीं पर अब की साहिल खड़ा हुआ था और वो इकरा को देखे जा रहा था। इतने में उसे साहिल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि उसे गाने भी उतनी दूर से क्लियर सुनाई दे रहे थे, वैसे ही उसे साहिल की आवाज़ भी क्लियर सुनाई दे रही थी। और साहिल बोलता है कि इकरा तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम्हारे पापा ने रिश्ते के लिए मना कर दिया हो, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे, तुम मेरे पास आओ और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। ऐसे में इकरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये साहिल क्या बात कर रहा है, वो ऐसे भाग नहीं सकते, अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ सकती है। और साहिल बोलता है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, हमें भागना ही होगा, आ जाओ इकरा, बाहर आ जाओ। लेकिन इकरा उसे मना कर देती है, और जैसे ही इकरा मना करती है वैसे ही साहिल गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम चाहे मुझे जितना भी मना करो, चाहे तुम जो कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और ये होकर ही रहेगा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो और ना मुझसे भाग सकती हो, तुम्हें मेरे साथ एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अचानक से इकरा को डर लगने लग जाता है, जहाँ वो अभी 5 मिनट पहले साहिल के लिए रो रही थी, उससे शादी ना होने के लिए उसे याद कर रही थी, रो रही थी, उससे प्यार करती थी, अब कहाँ वो उसे देखने के बाद इस हालत में इतनी ज़्यादा डर गई है कि वो अब उससे मिलना भी नहीं चाहती है। जहाँ वो यही सब सोच के डर रही थी, वैसे अचानक से साहिल वहाँ से गायब हो जाता है, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि ये सारी चीज़ें हैं क्या और हो क्या रहा है उसके साथ। इतने में ही वहाँ पर उसके पापा उसके रूम में आ जाते हैं, और उसके पापा बोलते हैं कि तुम कल स्कूल मत जाना, मैंने मौलवी जी को बुलाया है, वो तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बस तुम्हें उसका जवाब देना है, तो तुम स्कूल मत जाना, तैयार वैयार होकर यहीं रुकना घर पे। जैसे ही मौलवी घर पे आते हैं और इकरा को देखते हैं, वैसे ही वो इकरा से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे इतना बदला हुआ नज़र आ रहा है। तो इकरा बोलती है कि मुझे नहीं पता नहीं कैसे कुछ दिनों से बस ये बदलते जा रहा है। ऐसे में मौलवी साहब बोलते हैं कि एग्जैक्टली किस दिन से तुम्हारा रंग ये बदलना शुरू हुआ है। तभी इतने में जेबा बोलती है, अरे ये तो उसी दिन की बात है ना जिस दिन तुम अकेले घर आई थी उस दिन। इतने में मौलवी पूछते हैं कि क्या वो वही दिन था जिस दिन तुम उस लेडी से मिली थी। इतने में इकरा बोलती है, हाँ ये तो वही दिन था। इतने में मौलवी आगे आते हैं और अपने हाथ में एक तावीज़ दिखाते हैं और कुछ तो मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और इकरा को एक तावीज़ दे देते हैं। ऐसे में जैसे मौलवी मंत्र पढ़ने लग जाते हैं वैसे ही इकरा बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के 3-4 घंटे बाद इकरा को होश आता है। होश आते ही वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली, उसके भाई बहन, उसकी मम्मी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, उसके पापा, सब लोग एक साथ उसके सामने खड़े हुए हैं। और वो पूछती है कि क्या हुआ था यहाँ। तब उसके पापा बताते हैं कि बेटा जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। इतने में इकरा बोलती है कि पापा आप क्या बात कर रहे हो, क्या चीज़, किस बारे में बोल रहे हो। तभी इतने में उनके पापा बोलते हैं कि बेटा वो जो फैमिली तुम्हें मिली थी जो कि खानदानी रईस थी, वो कोई आम लोग नहीं थे, वो लोग जिन थे। वो अपने साथ तुम्हें ले जाने के लिए आए थे, वो चाहते थे कि तुम उनके साथ चली जाओ और उनकी फैमिली का मेंबर बन जाओ। इतने में इकरा बोलने लग जाती है कि पापा आप क्या बात कर रहे हो, जिनसे मैं मिली थी, जिनसे मैं बात कर रही थी, जिनके मैं घर गई थी, जिनके मैं सपने देख रही थी, वो सब इंसान ही नहीं थे।
वो जिन थे? इतने में उनके पापा बोलते हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो, वो तो ऊपर वाले की कृपा है कि तुम उनके जाल में नहीं फंसी और अभी तक सुरक्षित हो। वो तो कहो, हमें सही टाइम पे मौलवी साहब मिल गए जो हमें सारी चीज़ें बता दिए और तुम्हें ताबीज़ दे दिए। जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतने में मौलवी साहब सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं और तुम ये ताबीज़ किसी भी कीमत पर निकालना मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इस बार वो जिन फिर से वापस आएंगे और इस बार वो तुम्हें प्यार से नहीं ले जाएंगे बल्कि तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाएंगे और तुम्हें हर्ट भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट। और इस दिन के बाद एक हफ्ते तक इकरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसका कलर तेज़ी से चेंज हो रहा था, उसकी स्किन पेल पड़ गई थी, मानो कि उसकी जान कोई ले रहा हो, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हो और वो पीली पड़ती जा रही हो। और यही सब देखकर उसके पापा कहते हैं कि हम वापस इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था और बुरा था और ये दोबारा भी हो सकता है। और यही सब देखकर कि उनकी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और सही होने का नामो निशान नहीं है, वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इंडिया वापस लौट जाएंगे। और अगले ही दिन ये सब इंडिया वापस लौट आते हैं और इंडिया लौटने के 1-2 महीना बाद इकरा की तबीयत काफ़ी सही हो जाती है। जी हाँ, उसे हील होने में लगभग 1-2 महीने लग गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 महीने बाद तो इकरा अब सही हो चुकी थी और एकदम अच्छी थी। और इसके बाद ये लोग इंडिया में ही रहे, ना कहीं इजिप्ट गए और ना कहीं बाहर जाने की सोचे, क्योंकि इनके साथ जो भी कुछ हुआ वो काइंड ऑफ ट्रॉमा बन गया था और उन्हें बस यही डर था कि ये सब वापस ना हो जाए, भारत ही उनके लिए सेफ़ है। और अब उन लोग अपने घर पे हंसी खुशी रहते हैं और इंडिया में ही रह रहे हैं। आई होप गाइज आपको कहानी पसंद आई हो। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।